इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल कि नवंबर लास्ट वीक एंड हाई प्रोबेबिलिटी 27th ऑफ नवंबर, जितना कल मैं जिससे बात किया 27th ऑफ नवंबर से आपके बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है। एंड विद इन 16 डेज आपका एग्जाम्स खत्म हो रहे हैं, ठीक है। विद इन 16 डेज इफ आई से नॉट इवन 16 डेज भी नहीं, दिसंबर 10 तक आपका एग्जाम खत्म करने का प्लान है। 27th ऑफ नवंबर से एग्जाम स्टार्ट होंगे, ठीक है, जिसके लिए मैं क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ अभी, ठीक है। क्रैश कोर्स पूरी सीरीज के साथ जो यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग भी चलेगी, दैट इज ऑल ओवर इंडिया, वन टाइम चलेगा, पूरा टाइमिंग यही रहेगा, ठीक है। तो आपके जितने फ्रेंड्स हैं जो नागपुर के बाहर भी रहते हैं तो वो लोग भी अटेंड कर सकते हैं, सेम टाइम पे यूट्यूब स्ट्रीमिंग होगी। उसमें मैं प्लस प्रैक्टिस भी करोगे आप सब लोग पूरे क्लास में, जितना एमसीक्यू पैटर्न बनाया हुआ है, जितना सब कुछ एमसीक्यू पैटर्न डिजाइन किया हुआ है, आप सब लोग मेरे साथ साथ पूरा क्रैश कोर्स खत्म करोगे। एंड क्रैश कोर्स आई विल स्टार्ट फ्रॉम 20th ऑफ सितंबर, ठीक है। मेरे को सिर्फ 50 दिन चाहिए क्रैश कोर्स खत्म करने के लिए, जिसमें इकोनॉमिक्स भी आ गया और बीएसटी भी आ गया, ठीक है। अकाउंटेंसी को 60 डेज लगता है, इको बीएसटी 50 दिन में दोनों होता है क्रैश कोर्स, तो उधर चलेगा 60 दिन, मतलब सेम डे पे ही चलेगा। 20 सितंबर से वी आर स्टार्टिंग द क्रैश कोर्स, हाई प्रोबेबिलिटी, बिकॉज 27th ऑफ नवंबर से एग्जाम है एंड एग्जाम्स ऑफलाइन है, ठीक है। कल ही बात हुई, एग्जाम्स ऑफलाइन है, यू विल गेट योर सेंटर्स, और पेपर पैटर्न आपका एमसीक्यूज और केस स्टडी वाला, जिसमें 2 मार्क का मैक्स क्वेश्चन रहेगा, असर्शन और रीजनिंग वाला। और जितने एमसीक्यूज क्वेश्चन आएंगे, दैट इज नॉट अ वन सेंटेंस क्वेश्चन, जितने भी एमसीक्यूज क्वेश्चन है वो अगेन केस बेस्ड क्वेश्चंस है। ऊपर केस स्टडी रहेगा, नीचे उसके पीछे 4 क्वेश्चंस है, मतलब एक केस में से 4 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस नहीं आएगा, तुमको ऐसा लगता है ना भाई 50 क्वेश्चंस आएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक केस आएगा, उसके नीचे 4 क्वेश्चंस। इकोनॉमिक्स में भी सेम और बीएससी में भी सेम, ठीक है। अकाउंट्स इज गोइंग टू बी ट्रिकी फॉर द सेम, बिकॉज अकाउंट्स के एमसीक्यू आंसर करना डिफिकल्ट होता है, अकाउंट सॉल्विंग इज इजी, ठीक है। तो काइंडली कॉन्टेक्ट टू ऋषभ फॉर द सेम, ठीक है। स्नेहा कॉन्टेक्ट कर लेना आप ऋषभ सर से। तो अकाउंट्स का भी सर ने बना के रखा है, पूरा नोट सर ने दिए है क्या, एमसीक्यू पैटर्न पूरा सर से लेना, सर ने निकाल लिया रात को ही। सेंटर्स में एग्जाम आप लोग के सेंटर्स में होंगे, लास्ट मोमेंट में कुछ चेंजेस आया, लोगों की रिक्वेस्ट आई तो होम सेंटर हो सकता है, और एल्स एग्जाम आपके सेंटर्स पे ही होंगे। ठीक है, अब उस पर डिस्कशन चल रहा है सीबीएसई का अभी भी कि होम सेंटर होगा कि दूसरा सेंटर होगा, ठीक है। इफ इन केस होम सेंटर भी होगा तो फैकल्टीज सेम नहीं होंगे, फैकल्टीज बाहर से रिक्रूट होते हैं उस चीज के लिए, तो आपके स्कूल फैकल्टीज नहीं रहेंगे वहां पे, दूसरे फैकल्टीज रहेंगे। एंड सेकेंड टर्म जैसे एग्जाम्स होते हैं बिल्कुल वैसे, सब कुछ जैसा एग्जाम होता है एज इट इज वैसा, 40-40, ठीक है। एंड गाइस दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग ईयर फॉर यू ऑल, बिकॉज यहां पे आपके पास हाई प्रोबेबिलिटीज है कि आप फुल ऑन फुल स्कोर करो, बिकॉज आधा आधा सिलेबस है। लोग रोते सब फुल सिलेबस में कैसे स्कोर करेंगे फुल मार्क्स, आधा आधा सिलेबस है और एक सिलेबस में आपको सब एमसीक्यूज दिए जा रहे हैं। बट मैं बोलता हूं आंसर्स को आंसर करना इजी होता है, जो लॉन्ग आंसर्स होता है, बट एमसीक्यूज नहीं, बिकॉज एमसीक्यूज बहुत ट्रिकी होता है। इट्स जस्ट लाइक कि ए बी सी डी सब एक जैसा दिखता है, ठीक है। तो मार्क द डेट 27th ऑफ नवंबर, सर पे घड़ी चालू हो जानी चाहिए जिन्होंने अब तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया था। मैं बोलूंगा अगर अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया छोड़ो, बट 20th ऑफ सितंबर से पढ़ना चालू कर देना। जितना मैं क्लास में करूंगा घर पे उतना ही पढ़ लोगे, मोर देन इनफ। एंड जितना मुझे पता है, जितने चैप्टर्स आप लोगों ने मेरे साथ ऑफलाइन अटेंड किए हैं, तो वो चैप्टर्स आप लोगों को रटे हुए हैं। यू जस्ट नीड अ प्रैक्टिस फॉर एमसीक्यूज, ठीक है, कि एमसीक्यू कैसे आंसर करना है। बाकी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं, जितने चैप्टर्स आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ा सबको सब कुछ ऑलमोस्ट समझा हुआ है। कहीं कहीं डाउट होगा तो विल क्लियर इट। और क्रैश कोर्स फिर से एक बार पूरा स्टार्ट हुआ, मैंने बैकलॉग भी स्टार्ट कर दिया, अगेन क्रैश कोर्स में भी फिर से पढ़ा के दूंगा, ठीक है। बट क्रैश कोर्स में पढ़ेंगे पैटर्न के हिसाब से जैसा एग्जाम आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। तो वी आर प्रिपेयर्ड फॉर द क्रैश कोर्स एज वेल, तुम लोग भी प्रिपेयर हो जाओ, बकल अप योर शूज। 27th ऑफ नवंबर इज द डेट, ठीक है। पहला पेपर इंग्लिश का ही होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो देख लो जिन लोगों ने, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि जिन लोगों ने इंग्लिश का पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, मैं ये बोलूं जिन लोगों के पास इंग्लिश की बुक्स नहीं है, प्लीज इंग्लिश की बुक्स तो भी अरेंज कर लो, आपकी बोल रहा हूं है।
इंग्लिश की बुक का कॉन्टेक्ट टू सुहानी, इसने मेरे को अभी अभी बोला कि इसके पास बुक है। इंग्लिश की बुक का नाम क्या है? इंग्लिश 12th। क्या बेटा? क्या बेटा? क्या बोलूं? पार्टी? तो प्राउड ऑफ यू सुहानी। यस गाइस, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सुहानी बिकॉज उसको किसी बुक का नाम पता था, प्राउड ऑफ यू। मैंने नहीं बोला तो उसने मेरे को सामने से बोली सर प्लीज एक बार मेरे नाम पे अनाउंसमेंट करवा, तो मैंने करवा दी। थप्पड़ मारूंगा, अब भी बोला। हाँ, शाम होते होते ट्रॉफी भी घर पे पहुंच जाएगी, ठीक है? चलो, मेरी तरफ से पार्टी तुम सबको, बिकॉज सुहानी को बुक्स का नाम पता था। ठीक है, चलो अब याद है तो बेटा, न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था बिजनेस एनवायरनमेंट, कल ही स्टार्ट किया था। फटाफट एक बार पूरा रिवाइज करके खत्म करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, कल ऑलमोस्ट डन कर लिया था, कल ऑलमोस्ट डन कर लिया था। इसके बाद आवाज नहीं चाहिए, ठीक है? 30 मिनट दो, चैप्टर खत्म करता हूं। यस गाइस, बिजनेस एनवायरनमेंट स्टार्ट किया था। हाँ, व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? दो चीजें थी, दो वर्ड्स, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। व्हाट इज बिजनेस? इट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी डन ऑन डे टू डे basis with the motive of earning profit by fulfilling the needs and wants of society. Guys, answer, what is business? A business is a economic activity done on day to day basis with the motive of earning profit by fulfilling the needs and wants of society. इतना क्लियर है? जूता फेंक के मारूंगा, निकल क्लास से, बहुत देर से बात खड़ा था बाहर। A business is a economic activity done on day-to-day basis with the motive of earning profit by fulfilling the needs and wants of society. ठीक है, फिर अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? ऑल दोज एक्सटर्नल फोर्सेस, फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स। आई थी 4 वर्ड्स थे। व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट? ऑल दोज फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन। मेरे साथ साथ यहाँ खड़े थे पीछे जाके। यस, ऑल दोज फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशन। All those forces, factors, individual, institution which are the outside the control of the business, but again it is affect the performance of business, known as what? Business environment. What is business environment? All those factors, forces, individual or institution which are the outside the control of business, but again it is affect the performance of business, known as what? Business environment. Clear हुआ क्या स्नेहा? स्नेहा, what is business environment? All those forces, factors, individual, institution outside the control of business, but again it affect the business. For example, political environment. ठीक है, बीजेपी पार्टी से आप आम आदमी पार्टी होगी, चेंज कर सकता हूं क्या? नहीं। मेरे कंट्रोल में है क्या? नहीं। बट क्या ये मेरे धंधे को अफेक्ट करेगी? क्या कर सकती है। तो बेटा वो सारे फोर्सेस, वो सारे फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है। अब बारिश होना आपके कंट्रोल में है क्या? बट ये आपको अफेक्ट करेगी ना। तो बेटा वो सारे बाहर के इन्वायरमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट अगेन अपन को अफेक्ट करेंगे, तो उसका नाम क्या है? बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट की चाहिए होती है एनवायरमेंटल स्कैनिंग। एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या बोलता है बेटा? कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। जाओ, complete awareness and understanding about changing business environment. What is environmental scanning? Complete awareness and understanding about changing business environment. उसके बाद बेटा features of business environment. business environment कैसा है? पहला, all the forces are external forces. आई थी बिजनेस एनवायरनमेंट में जितने फोर्सेस होंगे, कैसे फोर्सेस होंगे? एक्सटर्नल। अंदर के होते हैं क्या? नहीं। तो ऑल फोर्सेस आर एक्सटर्नल फोर्सेस। उसके बाद बेटा ये फीचर के ऊपर पर्टिकुलरली फीचर नंबर 2, स्पेसिफिक और जनरल, इसके ऊपर केस स्टडी पूछेगा। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होता है बेटा? स्नेहा, जो पर्टिकुलर से मेरे बिजनेस को अफेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, आज मेरा स्टाफ नहीं है, किसको अफेक्ट करेगा? सिर्फ मेरे को। बट कोविड किसको अफेक्ट करेगा? सबके बिजनेस को। समझा सुहानी? बड़ा स्पेसिफिक फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फैक्टर जो सिर्फ मेरे बिजनेस को अफेक्ट करे तो स्पेसिफिक, सबके बिजनेस को अफेक्ट करे तो जनरल। तो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। नेक्स्ट बेटा, कुछ भी बिजनेस एनवायरनमेंट है। स्पेसिफिक फोर्स में क्या आएगा? इन्वायरमेंटल चेंज जनरल फोर्स में सबको अफेक्ट करेगा। बारिश है तो है। ठीक है, नेक्स्ट इंटररिलेटेड। बेटा सारे के सारे बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है? इंटररिलेटेड। बिजनेस एनवायरनमेंट था क्या बेटा? अपन बोला बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? पेस्टल। पेस्टल स्टैंड्स फॉर, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट आपके पास क्या होगा? पेस्टल, PESTL।
पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल एंड लीगल। ये सारे के सारे क्या है? इंटर रिलेटेड। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल से यहाँ 5 टाइप के बिजनेस एनवायरमेंट होते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? पेस्टल, PESTL। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल। उसका बेटा अनसर्टनिटी, बिजनेस एनवायरमेंट सर्टन है क्या? बिजनेस एनवायरमेंट सर्टन है क्या? नो इट इज नॉट सर्टन। उसके बाद डायनामिक, कल पढ़ लिया था, सब रिवाइज करा रहा हूं। उसका बेटा बिजनेस एनवायरमेंट कैसा है? डायनामिक। स्नेहा 2 चीजें होती है, 2 वर्ड्स होते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। 2 वर्ड्स होते हैं। अनसर्टन, कीप्स ऑन चेंजिंग, विच इज नॉट सर्टन। ठीक है, अनसर्टन में बोलो ऐसा होगा, तो ये क्या है? सर्टन। पर आग लग गई, डिसाइडेड था क्या? नहीं, अनसर्टन। मेरे को एक बात बताओ, रातों रात नोटबंदी हो गई तो किसी को पता था क्या? नहीं, तो बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टन। ठीक है, उसके बाद बेटा स्नेहा एक वर्ड दिया हुआ डायनामिक। एक्चुअली 2 वर्ड्स होते हैं स्नेहा, स्टैटिक और डायनामिक्स। स्टैटिक मतलब विच डू नॉट चेंज, डायनामिक विच इज कीप्स ऑन चेंजिंग। तो बिजनेस एनवायरमेंट स्टैटिक है कि डायनामिक है? डायनामिक, विच इज कीप्स ऑन चेंजिंग। उसके बाद बेटा कॉम्प्लेक्स, जितना समझो उतना उलझता जाता है। ठीक है, तो इसलिए समझना ही छोड़ दो। तो बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन द नेचर। अब कॉम्प्लेक्स कैसा है बेटा? कॉम्प्लेक्स क्यों है? बिकॉज बदलता है ना स्नेहा। अगर बदले नहीं तो समझू, मैं रोज समझता हूं, रोज बदल जाता है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन द नेचर। कॉम्प्लेक्स क्यों स्नेहा? बिकॉज बदलता है। जो इंसान नहीं बदले उसको समझा जाए, जो बदलते जाए उसको समझे कैसे? तो इट इज कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। समझे जुआनी? तो इट इज कॉम्प्लेक्स इन द nature. Next, relativity. It is related to what? It is related to time and place to place. खुशी business environment is keeps on changing as per time to time and place to place. मेरे को एक बात बताओ, आज जैसा बिजनेस एनवायरमेंट है 2 साल बाद भी वैसा रहेगा क्या? 1 साल बाद वैसा रहेगा क्या? नहीं। इंडिया में जैसा बिजनेस एनवायरमेंट है वैसा यूएस में भी है क्या? नहीं। तो बिजनेस एनवायरमेंट इज रिलेटिव, चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। वहां पे लिख लो, रिलेटिव मतलब क्या? चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस, कीप्स ऑन चेंजिंग। नेक्स्ट बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। अगर बिजनेस एनवायरमेंट आप समझ गए तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट, इट अनेबल्स योर फर्म टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। मैंने आपको कल यहाँ पे एग्जांपल दिया था, अगर मुझे पता है एनईपी के बारे में, एनईपी इज व्हाट? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। मेरे को एक बात बताओ, कल जैसे मेरे को पता चला 27 नवंबर से बोर्ड एग्जाम है, मैंने वैसे प्रिपरेशन स्टार्ट की क्रैश कोर्स के लिए। तो गाइस अगर आपको चेंजिंग बिजनेस एनवायरमेंट पता है, अब बेटा देखो बिजनेस में हूं तो थोड़ा बहुत एनवायरमेंटल स्कैनिंग करनी पड़ेगी। खुद से आगे कोई बताएगा 27 से एग्जाम है, खुद ही सर्च करना पड़ता है, 4 लोगों को फोन घुमाना पड़ता है, समझ जाता है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि आगे बिजनेस एनवायरमेंट कैसा होगा, क्रैश कोर्स अनाउंस करना है। अब मेरे को पता चला, मैंने एनवायरमेंटल स्कैनिंग किया, तब जाकर क्रैश कोर्स अनाउंस कर पाऊंगा ना। जो मेरे को प्रिपरेशन करनी होगी वैसे प्रिपरेशन करूंगा ना। तो जब भी फर्म को बिजनेस एनवायरमेंट के बारे में पता होता है, बिजनेस एनवायरमेंटल स्कैनिंग करता है, उसके पास हमेशा फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है। ठीक है, तो बेटा इट अनेबल्स अ फर्म टू टेक द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, इट हेल्प्स अ फर्म आइडेंटिफाई एंड थ्रेट एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बेटा बिजनेस एनवायरमेंट जब चेंज होता है, आप जब उसकी एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे तो आपको हमेशा अर्ली वार्निंग सिग्नल्स आएंगे, भाई ये गलत हो सकता है और यहाँ सही हो सकता है। यू कैन आइडेंटिफाई थ्रेट्स एज वेल एज वार्निंग, हेल्प फॉर द फर्म टू टैप असेंबलिंग द रिसोर्सेज। ठीक है, आपको पता है बिजनेस एनवायरमेंट में आपको क्या क्या चेंजेस लेके आने हैं, तो यू कैन टैप द रिसोर्सेज इजीली। अब मेरे को पता है 20 तारीख से क्रैश कोर्स अनाउंस करना है, तो अकॉर्डिंगली आई विल टैप द रिसोर्सेज, आई हैव अ सफिशिएंट टाइम। तो जब भी आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करोगे, यू विल हैव अ सफिशिएंट टाइम टू टैप एंड असेंबल द रिसोर्सेज। क्लियर हुआ? समझा इतना? नेक्स्ट, उसके बाद बेटा हैव टू एडजस्ट एंड अडैप्ट द रैपिड चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, अब कोविड की फर्स्ट वेव में हम लोग प्रिपेयर नहीं थे, सेकंड वेव में प्रिपेयर थे क्या? ऑनलाइन सेटअप आ चुका था हमारे पास। तो बेटा ये फर्म को चेंजेस अडैप्ट करने के लिए इजी होता है। असिस्टिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, बट आप इजीली पॉलिसी मेकिंग कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस बिजनेस एनवायरमेंट। कहां गया भाई? ठीक है, उसके बाद लास्ट बेटा इंप्रूवमेंट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। बेटा जब तक आप एनवायरमेंटल स्कैनिंग करके रखोगे तो दिस विल इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। उसका बेटा यहां पे है डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। कितने टाइप के बिजनेस एनवायरमेंट है? 5। कौन कौन सा? पेस्टल, यस आईटी बिजनेस एनवायरमेंट कौन सा अपने पास? पेस्टल। पी स्टैंड्स फॉर, बोलो पूरा फटाफट बोलो, पेस्टल। पॉलिटिकल, अबे कितना स्लो बोलते हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल। ठीक है, PESTL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल। सोचना क्या है इसमें इतना? यस बोलो स्नेहा। पेस्टल का फुल फॉर्म? डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट।
और स्लो है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल। चलो बेटा पहला इन्वायरमेंट था आपके पास इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। यस बेटा पहला इन्वायरमेंट कौन सा? इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। आप स्नेहा यहां सुनो, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। ठीक है, कल बेटा मैंने आपको मार्क करवा था इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में क्या क्या होगा। जीडीपी, इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिमांड, सप्लाई, ठीक है, बीओपी, सब कुछ इसमें आएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, मैं बोलूं जीडीपी इंक्रीज हुआ, कौन सा इन्वायरमेंट इंक्रीज चेंज हुआ? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। जीडीपी, इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिमांड, सप्लाई, कौन सा इन्वायरमेंट है? इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ड्यू टू राइज इन जीडीपी, एग्जाम में केस स्टडी क्वेश्चन है, ड्यू टू राइज इन जीडीपी द डिमांड ऑफ द कंट्री इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, which type of environment is affecting the business? economic environment। ठीक है, तो इकोनॉमिक में याद रखो क्या क्या आएगा स्नेहा, इकोनॉमिक में आएगा जीडीपी, इन्फ्लेशन, रिसेशन, डिमांड, सप्लाई, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज भी। मतलब जितने इकोनॉमिक्स के टॉपिक 11th और 12th में पढ़ा सब कुछ इसमें आएगा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में। क्लियर हुआ क्या? सॉर्टेड इतना। नेक्स्ट, उसके बाद बेटा आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, नहीं दिख रहा है, उठो ये लाइट बंद कर दो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, अब व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कंस्टिट्यूट्स ऑफ ऑल द फैक्टर रिलेटेड टू गवर्नमेंट अफेयर्स। बेटा अंडरलाइन करो वहां पे और लिख लो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है। बेटा नेक्स्ट इज व्हाट? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब व्हाट इज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट? Political environment consider all the factors related to the government affairs such as type of government and the power and attitude of the government, different groups and societies, policy changes implemented by the different governments and etc. The political environment has an immediate and great impact. Guys इसको underline करो, political environment का immediate effect होता है। Political environment has a immediate and great impact। इमीडिएट एंड ग्रेट इंपैक्ट। बेटा जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है उसका कैसा इंपैक्ट होता है? इमीडिएट। ठीक है, मैं बोल रहा हूं कल तक बीजेपी सरकार थी, आज कांग्रेस की सरकार है, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है स्टॉक मार्केट। पता है, जैसे ही अगर सरकार बदल जाती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में स्टॉक मार्केट पर फर्क पड़ता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स पे। बिकॉज लोगों को पता है अगर अभी सरकार बदली है या तो देश की हालत खराब हो गई तो बहुत ज्यादा सुधरेगी। ठीक है, अगर एकदम से कांग्रेस आ गया स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा एक ही दिन पे। ऐसा बहुत बार हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, अगर स्टॉक मार्केट एक दिन में 20% से फॉल होता है तो स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है। पता है, स्टॉक मार्केट का टाइम होता है सुबह 9:30 बजे खुलता है, शाम को 3:30 तक चलता है। ठीक है, जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस हुआ था एक ही दिन में स्टॉक मार्केट 20% से टूटा था और 1 बजे स्टॉक मार्केट बंद कर दिया था। बिकॉज इससे ज्यादा गिरता हुआ स्टॉक मार्केट नहीं देख सकते। 20% से अगर क्रैश होता है, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 पे स्टॉक मार्केट चलता है, पता है निफ्टी 50 क्या होता है? क्या होता है? सुना है निफ्टी 50? ठीक है, अब गाइस निफ्टी 50 इज व्हाट? निफ्टी 50 इज अ कंप्राइज ऑफ 50 कंपनीज, बिग कंपनीज, बड़ी कंपनीज। ठीक है, जिनका शेयर प्राइस एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलता है। अब करते क्या, उसका मीन निकालते हैं। अब मीन इज व्हाट? 50 कंपनीज का शेयर प्राइस। फॉर एग्जांपल इस निफ्टी 50 में रिलायंस है, एयरटेल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब फॉर एग्जांपल रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है, कहां गया भाई पॉलिटिकल, ढूंढते बाद में। ठीक है, रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है 2000 रुपए, HDFC का शेयर प्राइस चल रहा है 3000 रुपए। ऐसे करके 50 कंपनी का शेयर प्राइस प्लस करता है और डिवाइड बाय होता है 50। तो मैं बोलूं आज निफ्टी 50 36,000 पे है। ठीक है, निफ्टी 50 किस पे है? 36,000 पे है। अगर ये 20% से फॉल हुआ एक ही दिन में तो स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है। फिक्स कंपनी से, कोई भी 50 कंपनी, फिक्स बड़ी कंपनी जिनका बहुत बड़ा होल्डर स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो वो निफ्टी 50 उस पर चलता है। तो निफ्टी 50 से कंप्राइज ऑफ 50 कंपनीज। ठीक है, उनका शेयर प्राइस डिवाइडेड, उसका मीन निकालता है। वो जो मीन चलता है उससे बोलता है मार्केट ऊपर है कि मार्केट नीचे। अगर आज निफ्टी ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर है, मतलब पूरी ऑन एन एवरेज 50 कंपनियां ऊपर चल रही है। निफ्टी नीचे जा रहा है मतलब मार्केट नीचे।
ठीक है, अगर निफ्टी 50 20% से क्रैश हुआ तो मार्केट बंद। ठीक है, बड़ा ये बहुत सडन और फ्रैक्शन चेंज लेकर आता है स्टॉक मार्केट में अपना पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, political environment has a different governments etc. The political environment has an immediate and a great impact on the business transaction, so the businessman must scan the environment very carefully. This businessman helps it changes in the organization according to the changing factor of the political environment. तो बेटा बाहर का जो ज्ञान है, पॉलिटिकल ज्ञान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेसमैन को। ठीक है, उसके बाद बेटा अब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट केस स्टडी में क्या क्या पूछेगा, द कॉमन फैक्टर द फोर्सेस which have influenced the Indian political environment are स्वच्छ भारत अभियान। गाइस अगर ऐसे कुछ एग्जांपल देगा तो ये सब कुछ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इंकरेज द बिजनेस एंटरप्राइज टू इन्वेस्ट इन अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। ठीक है, अब बीजेपी पिछले 7 साल से टिकी हुई है। अब इंडिया में स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पता है हर 5 साल में से गवर्नमेंट बदलती थी। ठीक है, 7 साल से बीजेपी टिकी हुई है, तो दिस 7 साल कैन बी टर्म्ड एज अ स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन इंडिया। अब लोगों को पता है कि जिस हिसाब से मोदी चेंजेस लेके आता है उतने स्पीड में चेंजेस कोई नहीं लेके आता, तो लोग डरते हैं आज की तारीख में। कोई भी जब कदम उठाते पता है मोदी कब कुछ क्या करेगा पता नहीं है, तो आज की तारीख में लोग ब्लैक मनी स्टोर नहीं करते। ठीक है, पहले लोगों को आदत थी ब्लैक मनी स्टोर करने की, बट मोदी गवर्नमेंट के बाद जब से नोटबंदी आई 2016 में, उसके बाद आई डोंट फील कि लोगों ने कैश में इतना कुछ स्टोर किया होगा जैसे पहले स्टोर करते थे। बोरे भर भर के स्टोर करते लोग, बोरे भर के, बट अभी की तारीख में मेरे हिसाब से किया नहीं होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑफ द बिजनेस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है गाइस, आपको इन सब का भी अवेयरनेस रखना पड़ता है। पता है इंडिया में स्टॉक मार्केट है कहां पर? इंडिया में स्टॉक मार्केट दलाल स्ट्रीट पे। ठीक है, बॉम्बे में। ठीक है, और यूएस में भी स्टॉक मार्केट है। ठीक है, इंडिया का स्टॉक मार्केट इज नोन एज बीएससी एंड यूएस का स्टॉक मार्केट इज नोन एज डैश। थप्पड़ मारूंगा। बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, वो भी इंडिया में। ठीक है, यूएस का स्टॉक मार्केट इज नोन एज डाउ जोन्स के नाम से। ठीक है, डाउ जोन्स। यूएस का मार्केट बंद होता है, इंडिया का मार्केट ओपन होता है। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में स्टडी करते हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूं पहले डाउ जोन्स की स्टडी करो, बाद में इंडिया के मार्केट की स्टडी करो, बिकॉज डाउ जोन्स का इफेक्ट, जैसे डाउ जोन्स बंद होता है इंडिया का मार्केट खुलता है, टाइम में बहुत ज्यादा फर्क है। वहां लोग सोते हैं, यहाँ लोग उठ जाते हैं, तो वहां का मार्केट बंद होता है, यहाँ का मार्केट ओपन होता है, और जैसे फ्रैक्शन चेंजेस वहां होते हैं वैसे चेंजेस यहाँ होते हैं। मतलब डाउ जोन्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है इंडियन मार्केट पे। लिंक्ड है, पूरा मार्केट लिंक्ड है। जैसे डाउ जोन्स चलता है वैसे इंडिया का मार्केट चलता है। अगर कल डाउ जोन्स का मार्केट उठा हुआ था तो आज इंडिया का मार्केट हाई प्रोबेबिलिटी उठेगा। अगर उधर का मार्केट गिरा तो इधर का मार्केट भी गिरेगा। बाइंग टेंडेंसी होती है लोगों की, अगर उधर का मार्केट गिरा तो इधर का मार्केट भी गिरेगा। तो डाउ जोन्स की स्टडी करना इज इंपॉर्टेंट अगर इंडिया के स्टॉक मार्केट में रहना है तो डाउ जोन्स की भी स्टडी करनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ क्या बोल रहा हूं? तो एक्स्ट्रा का ज्ञान लिया करो, समझा करो। ठीक है, उसका बेटा लीगल इन्वायरमेंट। जिंदगी में कुछ नहीं हो तो स्टॉक मार्केट में होता ना बहुत पैसा है। जिनके पास समय है, एक्चुअली लोग ट्रेडिंग करके 2-2.5 घंटे बैठते हैं, 20-30 हज़ार रुपये निकाल के उठते हैं दिन का। जिनके पास समय है थोड़ा सा और उनको लगता है भाई यही करना है जिंदगी में, जिनकी जिंदगी वही है तो उनको जमता है स्टॉक मार्केट पे। पढ़ लो एक बार, इंसान समझ जाता है सब कुछ पढ़ने के बाद। ठीक है, उसके बाद लीगल इन्वायरमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस। बेटा लीगल मतलब क्या? लीगलिटीज। ठीक है, यहां सुनो बेटा, लीगल इन्वायरमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे द ऑल द लॉ ऑफ लैंड। तुमको पता है इंडिया में कसिनो बैन है, गोवा में चलता है। पूछो कैसे? इंडिया में कसिनो लैंड पे बैन है और गोवा का कसिनो वाटर पे है। समझा? लॉ बहुत एम्बिग्युअस होता है, लॉ एम्बिग्युअस होता है। अभी उन्होंने क्या बोला? कोचिंग सेंटर कैन स्टार्ट विद अ 50% ऑफ कैपेसिटी, ओनली कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मेरे सारे बच्चे सीए ही पढ़ रहे हैं भाई, ओनली कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो लॉ इज एम्बिग्युअस। वो बोलता है समझे तो ठीक, नहीं समझे तो ठीक। तो मेरे जितनी बैचेस है मैं सुबह से रात तक सीए ही पढ़ा रहा हूं, तो मैं ऑफलाइन अभी रन कर रहा हूं बिकॉज उन्होंने बोला 50% कैपेसिटी फॉर द कॉम्पिटिटिव क्लासेस, सारे बच्चे सीए ही पढ़ो। तो लॉ उन्होंने बनाया ही ऐसा है कि उसको आप तोड़ पाओ, बिकॉज बिजनेस तो उनको भी करना है ना। ठीक है, तो इंडिया पे लैंड पे आप कसिनो नहीं चला सकता, कसिनो से लीगल सट्टा। ठीक है, तो आप लैंड पे चलाते हो, वहां पे वाटर पे, गोवा में वाटर पे, गोवा में कसिनो लैंड पे है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं,
पॉसिबल ही नहीं है। लैंड पे पूरा प्रॉपर। वो फिर इलीगल होगा, लीगल इस लैंड पे आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक बंदे ने बीच में शादी की थी फ्लाइट में, बिकॉज लैंड पे 200 लोग नहीं बैठा सकते थे आप लोग, बट एयर में बैठा सकते, तो बंदे ने फ्लाइट में शादी की थी। अरे मैं लिटरली देखा था, फ्लाइट में 200 लोग थे, शादी की थी उन लोगों ने। बोले लैंड पर नहीं तो फ्लाइट पर तो चलता है ना, तो उन्होंने फ्लाइट में शादी की थी जब फ्लाइट बोट हुई थी। यस गाइस, लीगल इन्वायरमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस enterprise has to obey all the law of land, all the law of land। ऊपर नीचे तमाशे कर सकते हो, ठीक है। all the law of land, therefore essential for the every business enterprise to have a adequate knowledge। पता है ओयो कैसे स्टार्ट हुआ था? ठीक है, ओयो की इसके पीछे हिस्ट्री है बहुत बड़ी। अब ओयो ने केस किया था सुप्रीम कोर्ट में सीधा कि यार ऐसा कोई लॉ ही नहीं है और ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट अलाउ द अनमैरिड कपल्स इन एन होटल। ठीक है, वैसे अनमैरिड कपल्स बैन थे, आप अनमैरिड कपल्स को अलाउ नहीं कर सकते होटल में, बट ओयो ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला कि आपके कौन से लॉ में लिखा हुआ कि आप लोग अनमैरिड कपल्स को नहीं बिठा सकते। ठीक है, या जिनका एज नहीं है 18 प्लस है, यू कैन अलाउ एनी काइंड ऑफ कस्टमर, वो आपकी सर्विस है। ठीक है, ओयो ने केस किया, ओयो केस जीता, और आज ओयो का नेटवर्थ इज 2336 करोड़ पर एनम। ठीक है, नन होटल इज ओन्ड बाय ओयो, नन होटल, 0 होटल्स इज ओन्ड बाय ओयो। एक भी होटल ओन नहीं करता ओयो, ओयो सिर्फ टाइप्स पे काम करता है। फॉर एग्जांपल हिमांशु का होटल है, उसके पास 10 कमरे, ओयो बोलता है 6 कमरे मेरे को दे, 4 तू अपने पास रख। वो जो 6 कमरे बुक होंगे वो ओयो के नाम से बुक होंगे, उनको सर्विस दो ओयो के नाम पे, बाकी बाद में सेटलमेंट करेंगे। ओयो इस कॉन्सेप्ट पे चलता है, और इंडिया की सबसे बड़ी चेन करंटली ओयो है, बट नन होटल इज ओन बाय ओयो। एक सिंगल रूम ओन नहीं करता है, सिंगल रूम कुछ नहीं खरीदा है ओयो ने आज की तारीख में, सिर्फ टाइप्स है। ओयो टाउन हाउस है, वो भी हायर्ड है, किसी और ने बना के दिया, आउटसोर्स पे चलता है। हम लोग बोलते हैं ओयो टाउन हाउस, ओयो फ्लैगशिप, मैंने पूरी स्टडी की हुई है ओयो पे। ठीक है, तो कुछ भी ओन नहीं करता ओयो, बट इंडिया के सबसे बड़ी होटल की चेन है ओयो आज की तारीख में। होटल बनाने के लिए ताज होटल ने खरबों का खर्चा किया था, बट आज की तारीख में सबसे बड़ी जो होटल की चेन है वो ओयो के पास है, बट एक भी रूम नहीं है भाई के पास खुद का, बट सबसे बड़ी चेन ओयो है, एंड शायद एशिया की हो जाए बहुत जल्दी सबसे बड़ी चेन ओयो। भाई ने केस किया, केस जीत गया। एंड कभी आप पढ़ना ओयो की केस स्टडी पढ़ना कि ओयो कैसे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भाई साहब को बहुत तकलीफ थी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, भाई हम लोग को प्राइवेसी मिलती कहीं, तो उन्होंने केस किया दोनों ने मिलके कोर्ट में, एंड दोनों केस जीते, एंड दे हैड स्टार्टेड ओयो। ओयो का फुल फॉर्म पता है? ऑन योर ओन, ऑन योर ओन। अबे कुछ तो ज्ञान रखो मार्केट का, ओयो का फुल फॉर्म नहीं होता तुम लोगों को। जरूरी है क्या? मेरे पास तो मेंबरशिप थी सालों की। तो कुछ तो तुम लोग थोड़ा बहुत ज्ञान रखो जिंदगी में। चलो, पता था ओयो का भी फुल फॉर्म होता है? होता है। ठीक है, ऑन योर ओन, अब इसका मतलब समझ लेना तुम लोग खुद से। ठीक है, द मैनेजमेंट ऑफ एवरी बिजनेस एंटरप्राइज हैज टू ओबे ऑल द लॉज ऑफ लैंड, देयरफॉर एसेंशियल फॉर द एवरी बिजनेस एंटरप्राइज टू हैव एडुकेट नॉलेज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रॉम बाय द गवर्नमेंट। बेटा आपके पास पूरा एडुकेट नॉलेज होना चाहिए। ओयो भाई साहब के पास पूरा एडुकेट नॉलेज था कि भाई ऐसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यू कैन नॉट अलाउ द अनमैरिड कपल्स। भाई साहब ने केस किया, केस जीते, 2,336 करोड़ का टर्नओवर है इनका। भी ये बार बार भाग क्यों जा रहा है भाई, इधर आओ। तो ऐसा कुछ कर, लॉ बहुत एम्बिगुअस है। ठीक है, उसके बाद लीगल एनवायरमेंट इंक्लूड्स बेटा वेरियस लॉस एंड लेजिस्लेटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, कोर्ट, जज एज वेल एज डिसीजन रिजल्ट और वेरियस कमीशंस एंड एजेंसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उसके बाद बेटा ये आप लोग पढ़ना लीगल एस्पेक्ट्स में क्या क्या आता है। सम एस्पेक्ट्स ऑफ लीगल एनवायरमेंट, लीगल पॉलिसीज, स्टैट्यूटरी वार्निंग्स, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, मैनेजमेंट एंड लॉस। उसके बाद बेटा टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, अब टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट क्या है? ठीक है, टेक्निकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट includes forces related to the specific
इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशंस। ठीक है, अब गाइस टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जो है ये स्पेसिफिक फोर्स है कि जनरल फोर्स है? टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट जनरल फोर्स कैसे? व्हाट इफ किसी के बिजनेस में टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड ही नहीं है? ऐसे बहुत सारे बिजनेस है जहां आज भी टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड नहीं होती। यस, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इज स्पेसिफिक फोर्स और जनरल फोर्स। प्रांजल, स्पेसिफिक और जनरल? जनरल। रीड करता हूं, बाद में आंसर करना चाहिए। जनरल वाले ना सब लोग, बात करता हूं तुम लोगों से। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फोर्स रिलेटेड टू द साइंटिफिक इंप्रूवमेंट्स एंड इनोवेशन। ठीक है, which provides new ways of producing the goods, services and new way of operating business. For example, recent technological changes which have affected the Indian business. Companies have started using new ways of advertisement as CD-ROMs, computerized information kiosks and internet, etc. Due to technological advancement, these computers and electronics, online sale groceries, online booking air tickets, and due to technological advancement customer can compare fair price and various airlines, hotel, etc. ठीक है, अब गाइस समझा क्या? जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है दिस इज ऑल्सो अ जनरल फोर्स, बिकॉज अल्टीमेटली सारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। क्यों बेटा आई थी? स्पेसिफिक कैसे? ठीक है, आप समझे जनरल कैसे बेटा? जैसे ही ऑनलाइन शॉपिंग जैसा कुछ आया, पहले हम लोग रेल का टिकट जाके स्टेशन जाते थे, रेलवे स्टेशन टिकट बुक करने। ठीक है, एयरपोर्ट का टिकट बुक करना है, एयर टिकट बुक करना है तो ब्रोकर को पकड़ना पड़ता था, उसके पास पोर्टल होता था। आज की तारीख में अपना जीगो है। ठीक है, ऑनलाइन पोर्टल से हम लोग खुद से सब कुछ कर सकते हैं। होटल बुकिंग, वी कैन कंपेयर द प्राइसेस, इंडियो कितना ऑफर कर रहा है, गो एयर कितना ऑफर कर रहा है, जेट कितना ऑफर कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिसने बहुत सारे बिजनेस को अफेक्ट किया। ऑनलाइन शॉपिंग, तो जितने ट्रेडिशनल बिजनेस है वो लोग अफेक्ट हुए हैं क्या? ऑनलाइन शॉपिंग हम लोग पूछो अपने पापा से, पापा हमेशा यही ज्ञान देते हैं, भाई ऑनलाइन उन्होंने धंधा खराब करके रखा है। बहुत बोलते भाई, मैंने तो सुना है कि ऑनलाइन शॉपिंग का हमारा धंधा नेसेसिटी में आता है, हमारा धंधा अफेक्ट नहीं हुआ है और हमारा धंधा ऑनलाइन भी मूव नहीं हो सकता। ठीक है, तो अल्टीमेटली ऑनलाइन शॉपिंग ने बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल बिजनेस को अफेक्ट किया। ठीक है, जिनकी बड़ी बड़ी शॉप्स थी, शोरूम थी, उनको बहुत तकलीफ होती है आज की तारीख में कि पूरा बिजनेस ऑनलाइन हो गया है, कस्टमर ऑनलाइन परचेज करता है और उसके बाद जब आता है दुकान पे तो रेट दिखाते हैं, ऑनलाइन तो इतने का है, आप तो इतने का दे रहे हो। पहले या तो बोलते ये मिलेगा, उसको यहाँ तो इतने का है अमेजोन पे, आप महंगा दे रहे हो, तो फिर बोलता है ठीक है ऑनलाइन प्राइस में ही लेके जा। कुछ नहीं कर सकते, आज कस्टमर छोड़ना नहीं पड़ता। तो ऑनलाइन बिजनेस से बहुत ज्यादा बिजनेस को अफेक्ट किया है। तो बेटा ये थे आपके 5 बिजनेस इन्वायरमेंट। उसके बाद बेटा नीचे दिया हुआ है एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये एक्चुअली क्या बेटा? सोशल एनवायरनमेंट नहीं पढ़ा है। क्या नहीं पढ़ाया? एक मिनट, सोशल 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 सेकंड कहाँ गया ये? सोशल सेकंड अच्छा, सोशल इन्वायरमेंट, यस यस यस, सोशल देख लो बेटा। सोशल इन्वायरमेंट लास्ट है बेटा, ये यहाँ पे खत्म करेंगे चैप्टर। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ, अंडरलाइन करो, सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। बेटा सोशल इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है क्या? मेरे को एक बात बताओ, गणपति और नवरात्रि क्या ये नॉनवेज वालों का धंधा अफेक्ट करते हैं क्या? कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट है, कुछ नहीं कर सकते। एक्सटर्नल फोर्स है, लोगों को बोलोगे भाई नवरात्रि चिकन खा, नहीं, मंगल माता। ठीक है, 9 दिन माँ दुर्गा, उसके बाद ला मुर्गा वाला हिसाब है, बट 9 दिन तो माँ दुर्गा करना पड़ता है। 9 दिन माँ दुर्गा, फिर ला मुर्गा। ठीक है, 9 दिन हम लोग भी शांत रहते, कसाई खाना बंद हो जाता है हमारा भी। ठीक है, तो यस, सोशल इन्वायरमेंट कंसिस्ट ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन of the society in which business is existing. It includes the standard of living, taste, habit, preferences, education level of the people of living in the society, whereas business exists. But जैसा आपका आजू बाजू का social environment वैसा आपका business. ठीक है, the businessman cannot overlook the component of the social environment. This component may not immediate impact on the business, but in the long run the social environment will affect the business. Guys ये underline करो, social environment immediate impact नहीं देता है,
ठीक है। पॉलिटिकल एनवायरमेंट आपको इमीडिएट इंपैक्ट देगा, सोशल एनवायरमेंट आपको लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट देगा। ठीक है, मेरे को एक बात बताओ, ये कोविड जो है, कोविड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं सोशल एनवायरमेंट का तो पार्ट है ना। ठीक है, इसने बिजनेस को इमीडिएट इंपैक्ट नहीं दिया, बट ये दिस इज अ स्लो पॉइजन जो धीरे धीरे बिजनेस को खत्म तो कर रहा है। ठीक है, कृति को बोल मीटिंग ऑन करे, समझ जाओ तो एक बार। सर को चिल्लाना, जाके बताया नहीं आपको, चिल्लाना, बहुत चिल्लाना। बारिश हो रही है क्या? बस लास्ट बचा हुआ, खत्म हो गया, चैप्टर ही खत्म हो गया। कहाँ गए भाई, कृति चालू नहीं किया क्या? हाँ गाइस, सोशल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब सोशल इन्वायरमेंट बिजनेस को अफेक्ट करता है। एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट यहाँ देखो। ठीक है, दिवाली आई, धंधा उठता है, दिवाली खत्म, धंधा शांत। ठीक है, तो दिवाली, ईद, क्रिसमस, गुरु पूर्व एक्सेट्रा इंक्रीज द सेल ऑफ स्वीट्स एंड गैदरिंग ग्रीटिंग कार्ड्स एक्सेट्रा। क्लियर हुआ बेटा? तो यहाँ तक था आपका सोशल एनवायरमेंट। इसके नीचे बेटा दिया हुआ है एलपीजी। ठीक है, अभी जो एलपीजी है, एलपीजी एक्चुअली अपन इको में पढ़ चुके हैं और बीएसटी से कटा हुआ है, बीएसटी में इस साल कटा हुआ है एलपीजी। ठीक है, यहां से इसके बाद जितना चैप्टर बुक में दिया हुआ है पूरा कटा हुआ चैप्टर, चैप्टर यहां तक ही है। और बदतमीज लोगों, बुक में पूरा ऐसे नहीं काटोगे, कुछ लोग ऐसे काट देते, पूरी बुक को ऐसा मत करना, खराब मत करना, अगले साल भी यूज करनी है। ठीक है, सिर्फ ऊपर क्रॉस, सिर्फ ऊपर क्रॉस कर दो ना। कौन सा आप पढ़ने वाली हो बोलने के बाद? डीमोनेटाइजेशन पढ़ा दूंगा पूरा। ठीक है, यहां तक तो आपका सोशल एनवायरमेंट, और यहां अपना थर्ड चैप्टर भी बीएससी का खत्म हुआ। अब सुनो 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 सुनो, बच क्या रहा है अपना? यहां सुनो बच्चा लोग, स्नेहा 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 स्नेहा। ठीक है, इसमें एक लास्ट टॉपिक है डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, उसका जिस तुम सबको पता है कब आया, 8 नवंबर 2016। कौन लाया? मोदी भाई साहब। ठीक है, क्या बैन हुआ? 500 और 1000 के नोट रिमुद्रीकरण हुआ, डीमोनेटाइजेशन। ठीक है, रीड कर लोगे समझ जाएगा। प्लस स्नेहा, अपना यहां पे क्या बचा? सिर्फ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, बीएसटी भी खत्म। कंट्रोलिंग भी बचा है। बिकॉज दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी, तीनों महीने पहले की शादी फर्स्ट टर्म के बाद अपन ट्रिप पे चलेंगे, उसके बाद देखेंगे सेकंड टर्म का क्या पढ़ना है। और कुछ नहीं बस दिसंबर 5 को बहन की शादी है, फेब 10 को बहन की शादी है, और फेब 23 को बहन की शादी है, तीनों बहन एक साथ। तो फेब तो पूरा महीना छुट्टी। अच्छा डिसाइड, मार्च में एग्जाम है सेकंड, मैं घर वालों को बोल रहा हूँ शादी आगे पीछे करो, मैं मेरे बच्चे कहाँ मैं जाए? मैं अपने भाई को बोल रहा हूँ जैन में कर ले बढ़िया। जैन में ये शादी में 1 महीना ये कल से 3 महीने के पीछे पड़ी है बारिश में। 3 महीने छुट्टी ले ली, बस जा है वाली कल से नहीं आने वाले। कल लोकेश सर को बोलते बहुत बारिश हो रही, बोले 3 महीने छुट्टी।